प्रदेश में अगले साल के आगाज में ही असेंबली इंतखाबात होने हैं और पिछले कई इंतखाबात की तरह इस बार भी मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने की होड़ मची हुई है। सियासी पार्टियों ने अपने मंसूबे तैयार करने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने तो कमर कस ही ली है इस बार, और वैसे भी मैदान में कूदने जा रहे हैं। तो वहीं शिवपाल यादव ने भी नई पार्टी के साथ चैलेंज दे दिया है। ओम प्रकाश राजभर भी इस तबके से अपनी हमदर्दी जता चुके हैं, तो पीस पार्टी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही बीजेपी इस बार सबका विश्वास जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि किधर जाएगा मुसलमानों का वोट और किस करवट बैठेगा अकलियतों के वोट का ऊंट। क्या मुसलमान मुत्तहिद हो रहे हैं या फिर मुसलमानों के वोटों के इतने दावेदार हैं कि कई हिस्सों में वो तकसीम हो जाएगा। ऐसे कई सवालों के साथ आज का मुद्दा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। अगले साल यूपी में होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले रियासत में मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे को लेकर सियासी पार्टियों में खींचतान तेज होती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम वोट बैंक है, जिसको लेकर वोटर्स को लुभाने की सियासत शुरू हो चुकी है। लगभग 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर करीब 20% के आसपास हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 125 असेंबली सीटें ऐसी हैं जहां अक़लियतों के वोट ही नतीजों में अहम रोल निभाते हैं। यही वजह है कि इंतखाबात नज़दीक आते ही मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने के लिए सियासी पार्टियों में होड़ सी मच जाती है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी समेत सभी पार्टियों ने मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने के लिए मंसूबे बनाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने सूबे के मजबूत मुस्लिम चेहरे सहारनपुर से इमरान मसूद और प्रतापगढ़ से इमरान प्रतापगढ़ी को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी है। जाहिर है इन चेहरों को आगे कर कांग्रेस यूपी के अक़लियती तबके को ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि उस समाज की असली रहनुमा कांग्रेस ही है। इधर बहुजन समाज पार्टी ने भी पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल लालजी वर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को यूपी लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर बनाया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के एमपी एसटी हसन लगातार मुतनाज़े बयान देकर पोलराइजेशन का सोचा समझा खेल खेल रहे हैं। इन सब के बीच बरसरे इख्तिदार पार्टी बीजेपी का अक़लियती मोर्चा भी सबका साथ सबका विकास वाले नारे की याद दिलाकर बजट में अक़लियतों के हिस्से में इजाफा, मदरसा मॉडर्नाइजेशन और कामिल फाजिल की डिग्री को अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर दर्जा दिए जाने के वादे जैसे हुसूलियाबियां गिना रहा है। इन तमाम पार्टियों के अलावा ओवैसी की दस्तक, शिवपाल की मेहनत, ओम प्रकाश की कोशिश भी यही रहेगी कि मुस्लिमों के साथ साथ पसमानदा तबके के वोट को अपने पाले में करके सीटों की बाजीगरी की चाबी अपने ही हाथों में रखी जाए। अब देखना है कि आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम वोटों का ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो मुत्तहिद मुसलमान किसे फायदा किसे नुकसान, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं, फिर इस डिबेट को शुरू करेंगे, इसका आगाज करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हुदा जरीवाला जी जुड़ गई हैं, लीडर हैं आम आदमी पार्टी की। मैडम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। इसके अलावा हमारे साथ नेहा शानी दुआ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। मैडम, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। और भी तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने नाज़रीन को बता दें कि लगातार हमारी ये कोशिश होती है कि आज के मुद्दा के जरिए कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर हालात बन रहे हैं, क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि सियासी मुलाकातों का दौर जारी है और जो सियासी मुलाकातें हैं उसका आने वाले वक्त के अंदर असेंबली इंतखाबात पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुसलमानों का इसमें क्या किरदार रहेगा, ये जानना भी बेहद जरूरी होगा। सबसे पहले हुदा जरीवाला जी, आपसे ही सीधा सवाल करना चाहूंगा मैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलकर अलग अलग स्टेट्स के अंदर अपना रुतबा कायम करने की कोशिश में लगी हुई है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी खुद को किस जगह पर देखती है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और आपके शो पे आने के लिए बहुत हमेशा खुशी होती है क्योंकि आप इस तरह के मुद्दे लेके आते। आपका जो सवाल है कि आम आदमी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का ये पहला बड़े लेवल पे चुनाव होगा। पूरी की पूरी 403 विधानसभाओं पे हमारी पूरी उम्मीद है कि कैंडिडेट हम उतारेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे और आगे देखें। दिल्ली
जो हमारा दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल है, बेसिकली उस मॉडल के बेसिस पे ही हम तमाम बातचीत करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी हम सिर्फ इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि लोगों तक उनकी जो हक की लड़ाई है वो हम लड़ते रहें, उनको उनके हुकूक दिलाते रहें। चाहे इसमें आप शिक्षा की बात कर लें, तालीम की बात कर लें, तो आपने देखा होगा कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसको कहीं प्राइवेट स्कूल से बेहतर कर दिया गया है, और गवर्नमेंट स्कूल्स का ये हाल है कि अब ना वहाँ पे टीचर्स की कोई कमी है, टीचर्स की तादाद में इजाफा किया गया, स्कूल्स में प्रॉपर सारा का सारा उनका जो मैनेजमेंट है, जो पेरेंट्स और टीचर्स का जो इंटरेक्शन है उसकी, चाहे आप एसएमसी कमिटीज देख लें, उसका इंतखाबात किया गया है। उसके अलावा वहाँ की मतलब एक बेसिक चीज, जैसे बच्चों के लिए एक बेसिक चेयर टेबल तक जो गवर्नमेंट स्कूल पे नहीं मौजूद होती थी, टाट पट्टी पे बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ते थे। तो ये तमाम इस तरह के जो इश्यूज थे जो आम आदमी पार्टी के आने से पहले हम गवर्नमेंट स्कूल में देखते थे, तो वो पूरी एक स्कूल की शक्ल बदल दी है। तालीम पे हमने मेन फोकस किया है। इसके अलावा अगर आप हेल्थ की बात कर लें तो वैसे ही कोविड टाइम्स में भी आपने देखा कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टेट के लिए या कहीं के लिए भी। हेल्थ एक ऐसी चीज है कि अगर वो किसी स्टेट के पास, किसी यूनियन टेरिटरी या किसी के पास अगर उसके सही इंतजामात नहीं है तो उसमें क्या हशर नशर हो जाता है, किस तरीके से। बिल्कुल, वो चीज हमने देखी है, वो हशर हमने देखा है दिल्ली के अंदर क्या हुआ है, वो सब चीजें पर मैं आऊंगा मैडम आगे। मैं आपसे इस चीज को आगे डिस्कस करूंगा। हमारे साथ नेहा शालिनी दुआजी जुड़ी हुई है, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। मैडम देखिएगा, टक्कर तो काफी कड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि सारी की सारी सीटों पर हम अपने जो है उम्मीदवार उतारेंगे। आपको क्या लगता है कि आपके लिए टक्कर बहुत कड़ी है, बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है? ये इनका मानना है कि टक्कर कड़ी है, हमें तो ऐसा नहीं लगता। ये दिल्ली का मॉडल अगर बोलते हैं तो सिवाय दिल्ली में झूठ किया अरविंद केजरीवाल जी ने और क्या है। शिक्षा का मॉडल तो उसमें इतनी बड़ी धांधली हुई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 60% सैलरी जो है सरकारी टीचर्स जो होते हैं स्कूल में, वो सरकार की तरफ से दी जाती है। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत कहा गया था कि आप जो है और भर्तियां कीजिए टीचर्स की। ये पिछले 4 साल से हमारी सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार बार बार कह रही है। आम आदमी पार्टी ने अभी तक वो भर्तियां पूरी नहीं करी। 60% पैसे ले लेते थे टीचरों की सैलरी के नाम पे, और अभी देखिए तकरीबन 20 से 30 हजार टीचर्स को निकाला जा रहा है नौकरी से, ये कह के कि पैसे नहीं है, केंद्र सरकार नहीं दे रही। केंद्र सरकार पिछले 3 साल से पैसे भी दे रही है और बार बार कह रही है कि जो खाली रिक्त पद हैं उनको भर क्यों नहीं रहे, टीचर्स क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे। लास्ट अल्टीमेटम हमने 6 महीने पहले दिया, लेकिन इन लोगों ने इनके कान पे जून तक नहीं रेंगी, क्योंकि ये लोग तो विज्ञापन मंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थोड़ा है, उनको सिर्फ टीवी पे आना अच्छा लगता है, उनको तो स्पोक्स पर्सन होना चाहिए मुख्यमंत्री की जगह। तो प्रॉब्लम यही है कि यहाँ झूठी राजनीति की जाती है। और आज जो स्टेप जो है गवर्नमेंट का नाम लिया जाता है, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड की पॉलिसी है जो पूरे देश में सभी राज्य चला रहे हैं, सिर्फ बंगाल और अपना ये दिल्ली को छोड़कर। इनके मुख्यमंत्री सिर्फ बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं चला रही और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं चला रहे। क्यों नहीं चला रहे? जब पूरा देश एक ही उसको मानता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसमें प्रवासी मजदूरों के लिए ये प्रावधान है कि वो दिल्ली क्या कहीं भी जहां से भी आते हो वो कहीं भी होंगे। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की थी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी भी की है अभी हाल ही के दिनों में। तो बात वही है ना, यहाँ पॉलिटिक्स की जाती है। केंद्र की जो स्कीम्स हैं वो दिल्ली में नहीं उतारी जाती, ना वो ममता बनर्जी उतारती है, ना यहाँ अरविंद केजरीवाल जी उतारते हैं। आयुष्मान योजना से कितना फायदा हो सकता था, 5-5 लाख रुपए का बीमा जो लोगों को मिलता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, प्लस हेल्थ की जो लोगों की पॉलिसी के तहत उनको पैसा मिलता, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते, चाहे वो प्राइवेट में कोविड के दौरान अपने इलाज करवाते। लेकिन इन्होंने वो योजना भी नहीं लागू होने दी। फिर दिल्ली में 6 कम से कम ऑक्सीजन प्लांट होने चाहिए थे, पिछले 6 साल से ये यहाँ पर है, 2 तो लगा देते, वो भी नहीं इन्होंने किया। तो यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन देने के लिए आते हैं। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री या विज्ञापन मंत्री कहते हैं। ठीक है, या आप बहुत संगीन इल्जाम लगा रही हैं। इसी के ऊपर रिएक्शन ले लेते हैं हुदा जी से। हुदा जी, क्या सिर्फ तस्वीरों के अंदर आना, टेलीविजन के ऊपर अपने जो विज्ञापन दे देना, अखबारों में अपनी जो तस्वीरें हैं वो शाया करा देना, क्या सिर्फ यही मुख्यमंत्री का काम है? जब काम करने की बारी आती है तो सेंटर के लिए जिम्मेदारी है, और जब अपना जो चेहरा चमकाना होता है तो उसको जो है विज्ञापनों के जरिए चमकाया जाता है?
देखिए, ये जो इतने संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं हमारी बीजेपी की प्रवक्ता साहिबा के थ्रू, तो इस पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये परसेप्शन मैनेजमेंट का काम, ये फेक प्रोपोगेंडा फैलाने का काम बीजेपी का है, ये मोदी जी का है, ये आदित्यनाथ जी का है, ये तमाम इनके जितने बीजेपी लीडर्स हैं वो सिर्फ आपको दिखाई देते हैं इलेक्शन के टाइम पे। उसके अलावा कहीं इनकी कोई क्या पॉलिसीज चल रही है या क्या इनका इम्प्लीमेंटेशन उन पॉलिसीज का किस तरह से हो रहा है, इस पे कोई कभी बात नहीं होती। आम आदमी पार्टी का ये सोचना है कि हम हमेशा आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हम हमेशा मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं, बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने हमारी जो नीतियां हैं या हमारी जो पॉलिसीज है या हमारा जो आगे का तरीका जनता के सामने। मैं यही तो कह रही हूं कि आप झूठ के बिना, ठीक है, सुन लेते हैं नेहा जी, सुन लेते हैं एक मिनट। आप जवाब दे दीजिए। आपको आप लोगों की यही सबसे बड़ी बुराई है कि आप लोग किसी को बोलने नहीं देना चाहते। आप अपना फेक प्रोपेगेंडा, जो झूठ की पॉलिटिक्स है, जो झूठ की राजनीति है, ठीक है, कंप्लीट कीजिए। जब से बीजेपी का इंतखाब हुआ है, जब से 2014 में बीजेपी आई, सिर्फ झूठ की सरकार चला रही है। शालिनी जी, आपको मैंने सुना, बेहतर होगा आप भी सुने। आप मोदी जी की तरह आपकी सबकी बीजेपी में यही आदत है कि आप सुनने में विश्वास नहीं करते, आप सिर्फ इल्जाम करते हैं। देखिए, वन बाय वन करके अगर बात होगी तो मेरे ख्याल से शायद हमारे जो आवाम है उनको भी समझ में आएगी, और दोनों अगर अपनी अपनी बात रखें अपनी अपनी बारी पर, तो मुझे लगता है कि शायद ये जो बहस है वो तार्किक होगी और जो अहम इसके नुकात होंगे उस पर हम नजर डाल सकेंगे। जी, मैं अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, हमने यहाँ पे कई सारे सरकारी स्कूल के दौरे किए। आप यकीन माने इतनी बुरी हालत थी यहाँ पे, लेडीज का जो महिला का वॉशरूम है उसमें दरवाजा तक नहीं लगा हुआ था, क्लासरूम्स में बकरियां, भैंस, गाय बनी हुई थी, चराई जा रही थी। उसके अलावा लोग जुआ खेल रहे थे, शराब पी रहे थे उन स्कूल में। इस तरीके का यूपी के सरकारी स्कूल के हाल है। आप महिला सुरक्षा की बात ले लीजिए, आए दिन आप न्यूज़पेपर उठा के देख दे, मेरे ख्याल से कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा जिसमें हम कहीं हैरासमेंट या रेप के केसेस यूपी में नहीं देखते हैं। तो आप हेल्थ की अगर बात कर ले, उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि लोगों की लाशें गंगा मैया में बहाई गई हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे सूरत हाल है। तो बीजेपी किस हिसाब से बात करती है या आदित्यनाथ जी किस हिसाब से क्लेम कर सकते हैं कि वो इस तरीके की जो अभी हम बात कर रहे हैं मुस्लिम वोटिंग पैटर्न की, अगर सिर्फ उसी की बात देखते तो यहाँ पे मुस्लिम की इतनी, आप पिछले 5 साल का डाटा उठा के देख लें, 4 साल का डाटा देख लें, इतनी मॉब लिंचिंग शायद कभी हिस्ट्री में कहीं नहीं होंगी, कभी भी नहीं हुई होगी जितनी उत्तर प्रदेश में इस बार हुई है। बिल्कुल, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। आपको आदित्यनाथ सरकार को, आदित्यनाथ जी को गायों की इंसानों से ज्यादा फिक्र है। वो गौशाला का इंतखाब कर सकते हैं, बेशक करें, लेकिन आप ये देखिए कि आपकी अवाम आपकी ठीक है, लोगों के पास पीने का पानी पहुंचा है या नहीं। होदा जी, आपने कई सारे इल्जाम आयद किए हैं योगी सरकार के ऊपर, मैं उसका रिएक्शन ले लेता हूं। नेहा जी, आपके ऊपर कई सारे इल्जाम आयद किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कितने सारे वेलनेस जो सेंटर्स है वो चलाए गए हैं, और कोविड के दौरान जो है अलग अलग जो सेंटर्स है उसका इफ्तिताह सीएम योगी की तरफ से किया गया है। जरा आप एक एक करके उनको तफसील से बयां करें ताकि इन लोगों को भी मालूम हो जाए, क्योंकि इंतखाब का वक्त है और ऐसे में फिर आगे हम मुसलमानों को लेकर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इन्होंने जिक्र किया अपने बहुत अच्छे वाले क्या कहते हैं स्कूल्स का, कि दिल्ली में देखिए और यहाँ पर आपके स्कूलों के दरवाजे नहीं है, गाय भैंसे बंदी होती है। शायद ये भूल गई है तो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रही हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक में गाय भैंसे कुत्ते जो होते हैं वो बंधे हुए मिलते हैं, जिसपे जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने भी आप अगर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस ने हमारे मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को सराहा है। तो मोहल्ला क्लिनिक तो ऐसा एक फंक्शनल डेवलपमेंट मॉडल है, इनकी प्रॉब्लम ये इसका इलाज हो जाता है। मोहल्ला क्लिनिक ठीक है, कंप्लीट करने दीजिए होदा जी, कंप्लीट करने दीजिए। देखिएगा जब आपकी बारी आएगी तो आप जरूर अपनी बात रखिएगा। जी नेहा जी, कंप्लीट कीजिए। बात अभी रख रही हूँ ना, ये तो बहुत देर से रख चुकी है, जी जी, सुनने का भी ठीक है, थोड़ा सा धैर्य, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, आप बीच में जो बोलती है वो सही है। फिर भी इनको शर्म नहीं आती। अभी अपने मोहल्ला क्लिनिक का विवरण कर रही थी, जो ये सरकारी स्कूल वहां की बना रही थी। आपको अपनी लैंग्वेज पे इसको ध्यान देना चाहिए। नेहा जी, आप एक लेडी हैं, आपको ये बात ज़ैक नहीं देती कि आप इस तरह से गुफ्तगू करें, वो भी नेशनल टेलीविजन पे। बेहतर होगा आप अपनी जबान, अपनी लहजे का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। आप इतनी बड़ी, ठीक है होदा जी, सुन लेते हैं, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। कई सारे आपने इल्जाम लगाए हैं, उनका जवाब देने दीजिए, उसके बाद फिर अपनी बात रखिएगा आप। देखिएगा आप 2 ही लोग हैं, एक एक करके अगर बात होगी तो कम से कम इस चीजों को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, पहले तो इनका मोहल्ला क्लिनिक इतना फ्लॉप रहा कि इनको सुप्रीम कोर्ट से भी डांट
कोविड के टेस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है? देखिए बेचारी पछताई कि किससे पाला दूसरी बात, इन लोगों ने ये वहां फ्लॉप हुए, झूठी इंफॉर्मेशन दे रही थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने डाटा इनको कि आप जो है डाटा क्यों नहीं पेश करते, अपनी गवर्नमेंट जो साइट होती है इनकी वेबसाइट, उसपे ये लोग दिखाते ही नहीं थे कितने बेड अवेलेबल, सारी झूठी इंफॉर्मेशन, जो बेड्स दिखाते थे वो होते नहीं थे। फिर इनको डांट पीटी हाई कोर्ट से इस बात की कि इन्होंने कहा हमने 200 बेड का जो हॉस्पिटल तैयार किया है वहां पर द्वारका में, उसमें डांट पीटी, इन्होंने माफी मांग ली। और तो प्रॉब्लम ही यही है, ये झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं और उसके बाद माफी मांग लेते हैं जब इनका झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। राजनीति सिर्फ बीजेपी करती है, झूठ फैलाने का काम। ओके, आप लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। हुदा जी, नेहा जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ अजरा मोबिन जी जुड़ गई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मैडम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। अजरा मोमिन जी, इस वक्त बात हो रही है कि मुत्तहिद मुसलमान किसकी तरफ हो सकते हैं, किसको फायदा इससे हो सकता है, किसको नुकसान इससे हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं और उसको लेकर सभी की निगाहें इस बात को लेकर मरकूज है कि आखिर मुसलमान किसकी तरफ जाएगा। और क्योंकि ये बहुत अहम, वाज़ेह और मौजू सवाल हैं कि मुसलमान जिस तरफ होता है सियासत भी उस तरफ हो जाती है। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि इसको लेकर सवाल उठे हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुसलमानों के हकदार बहुत सारी पार्टियां इस वक्त उनके ऊपर हक जता रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, और इसके अलावा पीस पार्टी हो, और MIM की बात कर ली जाए। अलग अलग पार्टियां जो है वो अपने एक तरीके से कहते हैं कि उनका एक एजेंडा होता है कि मुसलमानों को अपनी तरफ रागिब किया जाए। आपको क्या लगता है कि मुसलमान कितना अहम किरदार निभा सकते हैं इस बार 2022 में? नहीं, देखिए, जिस तरीके से ये कयास लगाया जा रहा है कि मुसलमान वोट किधर की तरफ जाएगा, तो अभी ये कह पाना पूरी तौर से मतलब मुश्किल होगा, क्योंकि छोटे दल भी सामने आ रहे हैं जी, ठीक है जी। तो लेकिन इसमें जो देखा जाएगा कि अभी क्या मतलब रणनीति तय की जाए इसमें, क्योंकि देखिए अभी मोस्टली जो ऐसे देखा जा रहा है कि सपा की तरफ मुस्लिम का रुझान रहता है, उसके पास ऑप्शन नहीं रहता है मुस्लिम के पास। लेकिन अब मुस्लिम के पास एक ऑप्शन बन के आया हुआ है MIM के लिए, तो हो सकता है इसमें कुछ वोट अभी बटेंगे, कुछ वोट इधर MIM की तरफ भी जाएंगे। और अगर मुस्लिम एकजुट हो जाता है, आप जो है आप भी उसमें कुछ वोट लेकर के जाएगी, कुछ मुसलमान आप पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं, उसमें भी उनका वोट है, तो इस तरीके से कई जगह अभी मुस्लिम बटा हुआ है। और जैसे जैसे ये इलेक्शन करीब आएगा वैसे ही तभी कुछ अंदाजा मतलब क्लियर हो पाएगा कि अब ये किधर जाएगा मुस्लिम का वोट। और अगर इस तरीके से लेकिन बढ़ता रहेगा, मुस्लिम एकजुट नहीं रहेगा, तो सरकार बीजेपी की ही बननी है। और अक्लमंदी इसमें, अगर बीजेपी को हटाना है, मुस्लिम ये सोच रहा है कि हमको एक नया CM लाकर खड़ा करना है किसी और पार्टी का, बीजेपी हटा करके, तो मुस्लिम को यूनाइट होना पड़ेगा। वो अगर हर प्लेटफॉर्म पर अपने कैंडिडेट सभी लोग मुस्लिम के उतार देंगे तो फिर दिक्कत पैदा होगी, और यही होगा सामने कि फिर बीजेपी सरकार में आ जाएगी। तो यानी आप ये कह रही हैं कि अभी जब तक आगे की हिकमत अमली ना बन जाए, तब तक स्ट्रेटेजी ना बन जाए, तब तक जो है कोई अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है, और इसलिए मुसलमानों का रुख अभी एकदम से कहा नहीं जा सकता कि बिल्कुल साफ है। हाँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी वोट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, नेहा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासत होती आई है, और हमने अब से नहीं, शुरुआत से ही देखा है, चाहे वो फिर उत्तर प्रदेश की सियासत हो या फिर देश की सियासत हो, हर जगह पर मुस्लिम्स का अहम रोल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए इतने काम किए हैं कि वो अपने काम के जरिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे। अगर सबका साथ सबका विकास नहीं किया होता योगी आदित्यनाथ ने, तो ये जो मुफ्त टीकाकरण प्रधानमंत्री जी की तरफ से सारे देशवासियों को, ये नहीं कहा गया कि हिंदुओं को फ्री लगेगा, मुसलमानों को फ्री नहीं लगेगा, तो ये सभी देशवासियों के लिए फ्री है। जाके सरकार जो हमारी है वो लगा रही है, वैक्सीनेशन फ्री कर रही है। तो ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसे मुसलमान भी, पढ़े लिखे मुसलमान समझ रहे हैं। और मुझे लगता है जो चाहे ना भी पढ़े लिखे हो, उनको भी ये बात समझ आ रही है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जी जिंदगी दे रहे हैं हमें। ये जो इंजेक्शन लगाने से सभी सारे मुसलमानों पे लगा दिया जाता है, सभी बात में 6 महीने का राशन जो है वो मुस्लिम समाज को समझ आना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री जी की ओर से 6 महीने का राशन दिया जा रहा है, ये क्यों बौखला जाती है बीच में जैसे मैं बोलना शुरू करती हूँ। 6 महीने का जो राशन फ्री में दिया जा रहा है, ये देखने नहीं दिया जा रहा कि ये हिंदू है या ये सिख है, वो मुसलमानों को भी दिया जा रहा है। तो मुसलमान इस बात को समझ रहे हैं कि हमें राशन फ्री मिल रहा है, हमको वैक्सीनेशन फ्री मिल रहा है, हमें और तो और
खुदा जी एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए नेहा को, नेहा जी को कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपके पास बिल्कुल आ रहा हूँ, आपसे आपके जितने भी इल्जाम है वो रखूंगा मैं जी। नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार विधवा पेंशन भी सबसे ज्यादा दे रही है, वो ये नहीं देखती ये विधवा हिंदू की है, ये सिख की है, यही मुसलमान की है। वो मुसलमानों की विधवाओं को भी पेंशन दे रही है, वो हिंदुओं की विधवाओं को भी दे रही है, वो सबको दे रही है। तो योगी सरकार जो है और प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके नेतृत्व में मुसलमानों को भी विश्वास है। यही कारण है कि पिछली बार योगी आदित्यनाथ को बहुमत से जिताया गया था, जिसमें मुस्लिम वोट भी बहुत ज्यादा थे। मुस्लिम महिलाओं को आज पता है कि ट्रिपल तलाक पर उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था, ना आम आदमी पार्टी, ना सपा पार्टी, ना बसपा पार्टी, सिर्फ ना कांग्रेस पार्टी, सिर्फ महिला तो कम से पार्टी कम होती, खड़ी हुई थी। एक महिला रिप्रेजेंटेशन नहीं है आपके यहाँ, तो ये गलत बात कर रही है आप। मुसलमानों की कहाँ रिप्रेजेंटेशन है आप बताइए। चलिए मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, एक मुस्लिम महिला तो कम से कम लोकसभा में होती, किसी विधानसभा में होती, जो भटकेंगे नहीं, वो समझेंगे कि यहाँ पर अगर ठीक है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए, उनके मफाद के लिए, उनके फायदे के लिए काम किए हैं और वो उनके साथ होंगे। मैं मैडम आपके पास नेहा जी लौटूंगा। हुदा जी आप अब अपनी बात रख सकती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर सही तरीके से बात रखी जाएगी तो शायद ज्यादा इंपैक्टफुल होगी और लोग आपको सुन पाएंगे। आप जो सवाल उठा रही है बीच में जब नेहा जी बोल रही है, मैं चाहूंगा आप अब इसके ऊपर जवाब दें। नहीं, एक सेकंड ये बताएं, अभी पिछले अभी आप ये देखिए कल के ही केस थे और जब वो नेहा जी अब मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, पहले अभी हुदा जी को जवाब देने दीजिए। नेहा जी मुझे जवाब, नेहा शालिनी जी, नेहा जी जवाब देने, नेहा शालिनी जी जवाब देने, ठीक है अब सुन लेते हैं। अब हुदा जी का, अब मैं समझता हूँ कि हुदा जी का टर्न है, मैं उनको मौका देना चाह रहा हूँ। नहीं, उनका टर्न है तो जब मेरा टर्न था तब वो क्या कर रही थी, मजाक कर रही थी या अभी कल की बात है। ठीक है, सवाल ही कर रही हूँ कि कौन सी ऐसी योजना है प्रधानमंत्री जी की या योगी जी की जहाँ पर लिखा हुआ है मुसलमानों के लिए नहीं है जी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं नेहा जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं जी। जवाब दीजिए हुदा जी, हुदा जरीवाला जवाब दीजिएगा। पीएम मोदी की कौन सी ऐसी प्रधानमंत्री कौन सी ऐसी योजना है जिसके ऊपर हिंदू मुस्लिम लिखा हुआ है? बिल्कुल जवाब दीजिए। रिलीजियस कन्वर्जन रैकेट है, जो रिलीजियस कन्वर्जन रैकेट जिसमें यूपी के आपके सीएम आदित्यनाथ जी ने एनएसए एक्ट लगाने की बात की, उन्होंने कहा कि गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे। आप देखिए मुसलमानों से इतना डरा के धमका के रखना चाहते आदित्यनाथ सरकार, मुसलमानों से नफरत सरकार, उनका ही तमाम मुसलमानों को बंद करके उनको नेहा जी एक मिनट सुन लेते हैं, उसके बाद जवाब ले लेंगे, उसके बाद जवाब ले लेंगे। ठीक है जी, हुदा जी कंप्लीट कीजिए। जी, आदित्यनाथ सरकार का सिर्फ एक फंडा है, कोई बात हुई एनएसए एक्ट लगा दिया जाता है मुसलमानों पे। अभी ये रिलीजियस कन्वर्जन ब्रैकेट का जो कल ही का केस आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों एक्यूज पे एनएसए एक्ट लगाया जाए। अरे आप हर अरे ये कैसे झूठ फैला रही है, जो मौलवी है वो खुद कह रहे हैं इस्लाम के अलावा कोई भी धर्म मान्य नहीं है। ये क्या योगी आदित्यनाथ ने उनके कान में आके कहा था, तो हम सारे मुसलमानों को एक ही तराजू में नहीं तोलते। हम उन मुसलमानों को जो आप जैसे होते हैं दुनिया में भड़काते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, लड़ाई झगड़े करवाते हैं। एक एक करके कंप्लीट कर लेते हैं ना। नेहा जी एक मिनट कंप्लीट करने दीजिएगा, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास फिर से। हुदा जरीवाला कंप्लीट कीजिए आप। आदित्यनाथ सरकार जी को मुसलमानों से इतनी नफरत है कि कोई बात होती नहीं है कि उनसे एनएसए एक्ट लगाने की बात कर दी जाती है। उन्होंने कहा उनसे गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जाए। नहीं, लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं हुदा जरीवाला जी? जो एलिगेशंस लगाए गए हैं कानून की बुनियाद पर, कानून के अंदर हिंदू मुसलमान तो नहीं लिखा हुआ है, किस हिसाब से उसके अंदर जो कानून के हिसाब से एनएसए लगेगा ना। ये तो नहीं है कि वो अगर मुसलमान है तो उसके खिलाफ एनएसए लगा दिया जाएगा, हिंदू है तो नहीं लगेगा। आप ये देखिए मैं अगर बंगाल चुनाव की बात करती हूँ तो वहां पे इतनी ज्यादा हिंदू मुस्लिम के फर्क किए जाए, इतना तफरीक की गई उसमें, बावजूद उसके बीजेपी वहां पे हारी है और बहुत बुरी तरीके से हारी है। वो मैटर अलग है। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि आप कानून को हिंदू और मुस्लिम चश्मे से कैसे देख पा रही हैं? बिल्कुल, हम मुसलमान नहीं देखते। मुसलमानों की पार्टी में जो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन है आप उसको देख लें। आप आम आदमी पार्टी की अगर बात करती है तो हम सिर्फ इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। आदित्यनाथ सरकार जी सिर्फ मुसलमानों को डरा के धमका के रखना चाहते हैं। कोई मुद्दा होता है तो डायरेक्ट एनएसए एक्ट लगा देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो रिलीजियस कन्वर्जन का मुद्दा है, ये घर वापसी और इस तरीके से कोई बात होती है उस पर लव जिहाद को एक इल्जाम लगा देते हैं। डरा के रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत डरा हुआ है।
आदित्यनाथ सरकार से बहुत ये आपने बहुत अहम इल्जाम लगाए हैं। मैं इसका सवाल इस सवाल का जवाब इस एलिगेशन का जवाब जानना चाहूंगा अजहर मुबीन से। अजहर मुबीन जी, क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान डरा हुआ है? इस तरह का इल्जाम आयत कर रही हैं हुदा जरीवाला, आम आदमी पार्टी के लीडर। एलिगेशन का जवाब जानना चाहूंगा अजहर मुबीन से। अजहर मुबीन जी, क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान डरा हुआ है? इस तरह का इल्जाम आयत कर रही है हुदा जरीवाला, आम आदमी पार्टी के लीडर। देखिए, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो बिल्कुल डरा हुआ है। और लेकिन एक उम्मीद से इनको सत्ता में, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया था, एक उम्मीद से दिया था कि अच्छी सरकार चलाएंगे जी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाने पर जबरन मार दिया जाता है, दाढ़ी काट दी जाती है, मॉब लिंचिंग की जा रही है। नहीं, वो दाढ़ी वाला जो मैटर है उसका आपने उसके बारे में सुना है? दाढ़ी वाला जो मामला था उसको जो पुलिस के ऑफिशियल बैठा, आपने सुनी है? वो उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि ये उनका आपसी मामला था, इसमें कोई धार्मिक कोई एंगल ही नहीं था। देखिए, सरकार जब होती है, जिसकी सरकार होती है उसी का प्रशासन भी होता है। जो वो बोलते हैं सब कुछ उन्हीं का चल रहा है, जो भी तंत्र है सब उन्हीं के काम। नहीं, यानी कि अब कानूनी निजाम भी सरकार के अंडर में आ गया जी। कानूनी निजाम सरकार के अंडर में आ गया, यानी कि सरकार अगर कहेगी तो जो गलत है उसको भी सही कर दिया जाएगा। ये देखिए, यूपी गवर्नमेंट जो है वो तो हाई कोर्ट को भी नहीं मानता है ना, वो तो उसके भी काम जो ऑर्डर करते हैं वो तो उसको भी नहीं मानता है। नहीं तो उसमें चैलेंज किया गया था ना, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था उसके अंदर। कितने केसेस हुए हैं, कितने सारी चीजें इसमें सामने आई है जो हाई कोर्ट ने यहाँ पर इनको ऑर्डर दिया कि आप ऐसा ना करें इसको, लेकिन हमारे माननीय योगी जी ने तो इसको सिरे से खारिज कर दिया था। नहीं, वो मामले लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ना। वो अगर हाई कोर्ट से खारिज हो गए तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। वो तो एक प्रोसीजर है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है वो तो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना एक अलग की चीज है कि हम सुप्रीम कोर्ट से उसका उम्मीद लगा के बैठे हुए कि हाँ वहां से हमारे हक में फैसला होगा, ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। ये जबरन सत्ता में बैठ करके अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। आप जहाँ देखिए कहीं पर मॉब लिंचिंग किए दे रहे हैं, आप बताइए जय श्री राम के नारे लगाने पर आप ज्यादतियां कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या हैं? नहीं तो ये बताइएगा, जो आप जिस गाजियाबाद वाले मामले का जिक्र कर रही हैं उसके अंदर आपको पूरे मामले के इल्म है? उसमें जो गाजियाबाद के जो वहाँ पर पुलिस एसपी हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो मामला है ये इनका आपसी मामला था, ताबीज का मामला था ये। देखिए, पुलिस ने कहा है ना, ये तो अभी कोर्ट में गया है, अभी पुलिस के कहने से थोड़ी ना मान लिया जाएगा ये चीज। ठीक है, कोर्ट के ऊपर बिलीव आप कर रहे हैं, आप कोर्ट के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, हो सकता है कि आप कोर्ट की जब डिसीजन आएगा उसको मानेंगे। गवर्नमेंट की है ना। ठीक है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों की इस वक्त हालत कैसी है और किस मिजाज का इस वक्त उसका क्या मिजाज बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव के अंदर जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा? क्या मुसलमान एक तरफ बीजेपी को वोट देंगे या फिर अलग अलग पार्ट्स में वो बढ़ जाएंगे? हुदा जरीवाला जी, आम आदमी पार्टी ने अपना दिल्ली में मॉडल दिखाया है और उसके अंदर मुफ्त बिजली मुफ्त पानी का उन्होंने एक एजेंडा तय किया था और जिसको अलग अलग स्टेट्स के अंदर सराहा भी गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली जो एक तरीके से यूनियन टेरिटरी है और उसके अंदर मरकजी हुकूमत का भी उतना ही रोल होता है जितना कि आम आदमी पार्टी की सरकार का है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या वही चीज इंप्लीमेंट हो सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उसका जो दायरा है वो काफी बड़ा है, ना वहां पर इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज है, ना इतनी ज्यादा सहूलतें हैं। जी जनाब, उत्तर प्रदेश में तो और बेहतर तरीके से आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसकी सिर्फ इतनी सी वजह है कि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी हमारे हाथ में होगी। दिल्ली में तो आप जानते हैं कि कभी एलजी सरकार का दखल, कभी मोदी जी का दखल, ये तमाम चीजें आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं उनके काम करने से कई दफा रोक चुकी हैं। बावजूद उसके हमने कड़ी मेहनत के साथ दिल्ली में लोगों को इतनी मेहनत करके इतनी बेहतरीन सरकार प्रोवाइड करी है, उनके हक के उनके मुद्दों की बात करी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हम इससे बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश नेहा जी मैं चाहूंगी आपके नेहा जी कंप्लीट कर लेते हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नेहा जी बेहतर होगा जी। देखिए, बीजेपी ने या आप आदित्यनाथ सरकार जी को देख लें तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ पे राजनीति करी है। आप डेवलपमेंट की बात कर लें उनसे, चाहे आप कोविड टाइम्स पे, आप पिछले साल के उनके इंतजाम देख लें, इस साल के इंतजाम देख लें, कहीं पे लोगों को राहत नहीं मिल रही थी, ना वेंटिलेटर बेड, ना आईसीयू बेड, ना दिल्ली। नहीं हुदा जी, आपके पास क्या इसके कोई आंकड़े हैं जो आप ये इल्जाम आयत कर रहे हैं कि आपके पास कोई इसके आंकड़े? क्योंकि जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन जो हुआ है वो मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो जिस हिसाब से वैक्सीनेशन हुआ है वो आउट से कम है। अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन
के आंकड़े उससे ज्यादा होना चाहिए थे। रहा सवाल कोविड टाइम से, तो कोविड में तो टेस्टिंग ही नहीं हो रही थी। आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम NSA एक्ट है वही चीज लगा देंगे उन लोगों को। बिना किसी डेटा के आप कैसे इल्जाम आयत कर सकते हैं हुदा जी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी फैक्ट्स पर बात करती है, आप तथ्यों के साथ आंकड़ों के साथ बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि टेस्टिंग नहीं हुई है, टेस्टिंग के बिना यहाँ पर कैसे वैक्सीनेशन हो रहा है? टेस्टिंग भी हुई है, वैक्सीनेशन भी हुआ है, और जो वेलनेस सेंटर है वो भी स्टार्ट किए गए हैं। कोविड कमांड सेंटर से खुद सीएम योगी ने जायजा लिया है जाकर, वो तस्वीरें सबने देखी हैं। जनाब आप मुझे ये बताइए कि 4 लाख से ऊपर जो है टेस्टिंग होती थी, कैसी बातें कर रहे हैं? ये कुछ भी नहीं बोलना, झूठ बोलने के ऊपर किसी का काम थोड़ा ना है। उसके बाद जाके आप इस तरह की वैक्सीनेशन ड्राइव में दिखा रहे हैं। नेहा जी आ रहे हैं, एक मिनट नेहा जी आपके पास आ रहा हूँ जी। उत्तर प्रदेश में 19% पॉपुलेशन मुसलमानों की है। अगर आप डाटा पे जाएं तो ये देखिए 4,39,000 तकरीबन, मतलब 19% पूरी पॉपुलेशन है जो मुसलमानों की है। उसमें आप देख लें मुसलमानों का कितना रिप्रेजेंटेशन होता है। आप ये देख लीजिए, चाहे वो मॉब लिंचिंग के केसेस हो, चाहे वो NSA बारबार एक्ट लगाने की बात हो, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को फंसाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगे में काट के अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन ने मारा, और बाद में टुकड़ा भी इनका पार्षद, आम आदमी पार्टी का पार्षद, इन्होंने अटैक किया। वो लिंचिंग नहीं थी। और ऐसे कई हिंदू हैं ऐसे लोगों के समझ में नहीं आ पाएगा। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों की बात कोई सुन नहीं पा रहा होगा। मैं चाह रहा हूँ, बार बार आपसे मैं इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप अगर एक करके अपनी बात रखेंगे तो शायद मुकम्मल तरीके से लोग सुन पाएंगे। जो नाज़रीन इस वक्त हमारे देख रहे हैं, क्योंकि जी सलाम को सिर्फ इसलिए देखा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत शांति और पुरसुकून तरीके से यहाँ पर डिबेट होती है और लोगों की बात जो है सुनी जाती है। अब अपनी बात हुदा जी आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर नेहा जी का मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। बात ही नहीं कंप्लीट हो रही, 10 मिनट से वही बोली जा रही है। नहीं मैं आ रहा हूँ नेहा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा। नेहा जी आपको पूरा मौका दिया जाएगा। यहाँ पर डिबेट के अंदर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। नेहा जी यहाँ पर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। मैं सब अपने जितने भी गेस्ट हैं वो मेरे मेहमान हैं, सबके साथ एक तरीके से मैं सबका सम्मान करता हूँ। हुदा जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर जल्दी से नेहा जी से उनका रिएक्शन जानेंगे। उत्तर प्रदेश में 4,39,88,561 total population of Muslims, which makes 19% of the entire population of Uttar Pradesh. सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है उत्तर प्रदेश में। मुसलमानों की जो संख्या है वो कहीं कहीं मुल्कों से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम फैक्ट की बात करें तो आपने सचर कमेटी के देखा होगा, जो 7 मेंबर हाई लेवल कमेटी थी, जो 2005 मार्च में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बनी गई थी। ठीक है, उसमें बात की गई थी सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशन कंडीशन ऑफ मुस्लिम, सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशन कंडीशन ऑफ मुस्लिम, जिसने मुसलमानों की हालत उस रिपोर्ट के मुताबिक कहीं दलित और पिछड़ी जाति SC ST से कहीं ज्यादा मुसलमानों की हालत थी। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात बहुत ज्यादा खराब थे। जो सचर कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसका आपने हवाला दिया है। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। अब नेहा जी आप अपनी बात रखिएगा और जो सवाल आप पूछना चाह रही थी, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, किसी भी तरह का सवाल है आप पूछ सकती हैं। और मुझे लगता है कि उसके बाद फिर मैं चाहूंगा कि अजरा मोबिन जी से भी इसके ऊपर जो है अपना उनका रिएक्शन चाहिए होगा मुझे। ये मॉब लिंचिंग की बात करते हैं। अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन ने जो दिल्ली दंगों में मारा गया था, अंकित शर्मा, उसको ताहिर हुसैन इनके आम आदमी पार्टी के पार्षद ने मरवाया था। टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश जो है गंदे नाले में फेंकी गई थी। इसे मॉब लिंचिंग की तो और क्या कहेंगे। चुन चुनकर हिंदू जो दुकानें थी उनको जलाया गया था, हिंदू घरों को जलाया गया था, इसे क्या कहेंगे। तो जो लिंचिंग है, अगर कभी मुसलमानों हिंदुओं की तरफ हुदा जी अब आपकी बात पूरी हो गई है, मैंने आपको पूरा मौका दिया है। देखिएगा आप कंप्लीट करने दीजिए नेहा जी को। चिल्लाई जा रही है क्योंकि इनको 10 मिनट का आपने टाइम दिया, मुझे 2 मिनट में बिल्कुल मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ। हुदा जी प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिएगा, उसके बाद में फिर आप अपनी बात रखिएगा। अब ये बात लिंचिंग की करती है तो ताहिर हुसैन ने अंकित शर्मा के टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश को जो है नाले में फेंका, इसे क्या कहेंगे। लिंचिंग नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंदुओं की बुरी तरह से दिल्ली में हिंदू इलाकों को टारगेट करके मुसलमानों ने लिंचिंग की। आप बताइए, अगर मुसलमान लिंच होता है हमको बुरा लगता है, हम उसके भी खिलाफ है, लेकिन यही दिक्कत है। देखिएगा यही दिक्कत है, जब जिसका टर्न होता है वो एक दूसरे को बोलने नहीं देता है। और यही वजह है कि जो पब्लिक है उनको समझ नहीं आ पाता कि आखिर इंसान कहना क्या चाह रहा है, उनके पार्टी का मौकिफ क्या है। जिस तरह पर हमारी डिबेट करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों तक सही पैगाम पहुंचे कि इस पार्टी का क्या मौकिफ है, कौन मुसलमान के साथ है, कौन मुसलमान के खिलाफ है, कौन आवाम के साथ है, कौन आवाम के खिलाफ है, कौन आवाम के मफाद में फायदे में जो है काम कर रहा है। मैं आप दोनों को बीच में रोकना चाहूंगा। अजरा मुबीन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने जो एक मॉडल दिया है
दिल्ली के अंदर फ्री बिजली, फ्री पानी का, और यही मॉडल वो अलग अलग जगह पर ले जाना चाहते हैं। पंजाब के अंदर हमने देखा था, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश ले जाना चाहते हैं। अजरा मुबीन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये मॉडल उत्तर प्रदेश में नाफिज हो सकता है इतने बड़े स्टेट में? आवाज उठेगी। अगर मुसलमान की लिंचिंग होती है तो आप लोग चैनल वाले आवाज उठाते हो, हिंदू की लिंचिंग होती है क्यों नहीं कोई आवाज? नेहा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मुसलमान है, नेहा जी, एक बार कंप्लीट। क्यों नहीं बोलते कि हाय अंकित शर्मा बेचारे के साथ जो ठीक हुआ है, था बहुत बुरा आपने मुद्दा उठाया, ओके। यहाँ बैठे और मुसलमान क्यों नहीं बोलते? मैं चाहूंगा आप दोनों से, मेरी इल्तिजा है आप दोनों से कि अजरा मुबीन जी जवाब दे लें एक बार। अजरा जी, आप बार-बार अंकित शर्मा का नाम ले रही हैं और भी दिल्ली दंगों में ठीक है, ओके। नेहा जी, आपने अपना मुद्दा उठाया, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ। अजरा जी से जवाब ले लेते हैं। जी अजरा जी। अभी आप बार बार दिल्ली दंगे का जिक्र कर रही हैं, तो आप अभी देखिए रिसेंटली नताशा का देखिए, आसिफ इकबाल तन्हा का देखिए, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कितने बाइज्जत अभी मतलब छोड़ा है कि अगर इस तरीके से उनको भी मतलब सजा दिया जा रहा है। इतने दिन तक वो लोग जेल में रहे, 1 साल तकरीबन वो तीनों ही जेल में रहे। अभी कितने लोग खालिद सैफी वगैरह जेल में पड़े हुए हैं, और आप खाली अंकित शर्मा की बात कर रही हैं। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। गलत बोल रही हैं। बरी होना और बेल होने में फर्क होता है। उनको सिर्फ नहीं, आपने जबरन एनएसए लगाया है, आपने जबरन। नेहा जी, आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने जबरन एनएसए ठोक देती है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं देखती है। वो देखती है कि अगर कोई आवाज उठा रहा है, अपनी आवाज को ला करके प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी आवाज को ला करके लोग जनता के सामने रख रहे हैं, तो आप फौरन ही उस पर एनएसए लगा देते हैं, और एनएसए लगा करके उसको साल के साल उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे उसका कैरियर लॉस कर देते हैं। और आप नेहा जी सुन लीजिए, नेहा जी सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। को आपने आतंकवादी के नाम पर आपने बंद कर रखा है। जो दंगे फैलवाएगा, चाहे आप मुसलमान ही क्यों ना हो, अब वो जेल में जाएगा, चाहे कोई भी हो। वेरी गुड। खाली अगर आप ये कहती हैं कि ये मुस्लिम मतलब मुस्लिम इससे दूर हट रहा है, तो अब मेरे ख्याल से मेरा जो मतलब एनालाइज मैंने किया है उसमें हिंदू भी बीजेपी से दूर भाग रहा है। जो यूपी गवर्नमेंट की, जो योगी जी ने जो यहाँ पर काम किया है, उनके क्या विकास उन्होंने किया है, नथिंग। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हर मजहब के लोगों ने जान लिया और इनको सिरे से नकारने की कोशिश कर दिया है। 2022 में ये आपको पता चल जाएगा। चलिएगा, ये मुस्तकबिल में तय होगा कि 2022 में क्या होगा। मैं आप तीनों को रोकना चाहूंगा, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस वक्त तरक्की की, और तरक्की किस तरह से उत्तर प्रदेश की हो सकती है। सबका अपना अपना मॉडल होगा, लोगों के बीच जाएंगे, आवाम के बीच जाएंगे, लेकिन मुसलमानों का किरदार क्या होगा, मुसलमान किसको यहां पर वोट करेंगे, ये देखना बेहद जरूरी होगा। नेहा शालिनी जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा कि योगी सरकार का मॉडल, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि वो 2022 को लेकर अपनी क्या उनकी ब्लूप्रिंट होगा। लोगों के बीच जब जाएंगे तो किस तरह से वो बता पाएंगे कि हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है, और उसमें फिर चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, सभी को इससे फायदा हुआ है। नेहा जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, और तब तक हम अपने और बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त अजरा मुबीन जी जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अजरा मुबीन जी, हमने उत्तर प्रदेश की सियासत को जब अगर करीब से देखते हैं तो उसमें कई सारी पार्टियां आ जाती है, खासतौर पर जिन्होंने कई साल तक राज किया है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, और भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी वक्त तक रही है। ऐसे में आपसे मैं समझना चाहूँगा अजरा मुबीन जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त सियासत को लेकर अलग अलग समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस का जो है अपनी तरीके से एक अलग ही मुहिम चल रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा अलग अलग जगह पर घूमकर सरकार के ऊपर एक तरीके से अटैक करती है, और समाजवादी पार्टी का अपना अलग गुट रहा है। क्या इतनी जगहों पर हर कोई अपनी तरफ मुसलमानों को रागिब करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हम ये मान कर चले कि इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को हो जाएगा? एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आता है तो बिल्कुल बीजेपी की सरकार बन जाएगी। और लेकिन जो कयास ये लगाया जा रहा है कि अभी मुसलमान की जो एक नई पार्टी उभर के यहाँ आ रही है MIM की, तो काफी रुझान मुस्लिमों का उधर जा रहा है, काफी उधर मतलब लोग जाने की वो सोच रहे हैं, और वो भी सोच रहे हैं कि हमारा अपना भी कोई लीडर आए। जब बसपा हमसे हमारी अक्सरियत से कम होती है तो वो अपनी सत्ता बना लेती, तो हम तो उनसे ज्यादा अक्सरियत में है, तो हम अपना लीडर क्यों ना बनाए। तो ये एक रुझान मुसलमानों में आया हुआ है। अब बात यहाँ पर आती है कि अगर जैसे अखिलेश यादव जी ने ये कहा कल NDTV से बात करके कि अगर हम बड़े दल से, तो बड़े जो पार्टियां हैं हम उनसे कोई अलायंस नहीं करेंगे, लेकिन छोटे दल से हम करेंगे। और इधर जो MIM के शौकत साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर हमसे बीजेपी को हराने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए मेरे पास कोई भी पार्टी आती है तो हमारे यहाँ उसके दरवाजे खुले हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर कहीं लेकिन एक चीज अजरा जी मुझे को समझाइएगा
क्या आप एमआईएम को इस वजूद के साथ देखते हैं कि वो 403 सीटों के ऊपर जीतती हुई नजर आएगी या फिर उसके हाफ में जीतती हुई नजर आएंगी? नहीं, इतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये है कि हाँ कुछ फिर भी नुकसान तो पहुंच सकता है अगर ये लेकिन ये तो तकसीम हो जाएगा ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वोट एमआईएम के साथ पहुंच जाए। कुछ लोग कांग्रेस के साथ भी जाएंगे, समाजवादी के पास भी जाएंगे, पीस पार्टी के पास भी जाएंगे, लेकिन उन सबके पास गिने चुने जाएंगे और एमआईएम के पास मुसलमानों का एक अच्छा वोट बैंक आ चुका है। और अगर इसने सपा से अलायंस कर लिया या सपा ने इससे अलायंस कर लिया तो एक अच्छा शायद यहाँ पर कुछ बदलने लेकिन हाल ही के दिनों में जो बंगाल चुनाव हुए हैं उसमें ऐसा तो देखने को नहीं मिला है। नहीं, तो वहां पर तो ऑफर भी नहीं था ना। यहाँ पर तो देखिए अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि भाई हम बड़े दल से नहीं करेंगे समझौता, अलायंस नहीं करेंगे। और इधर शौकत साहब ने भी ये कहा है कि हमारे बीजेपी को हराने के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो दोनों का कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन भी समझ में आता है कि अगर मुसलमान और ये दोनों पार्टियां इस चीज को लेके चलती हैं कि हमारा वोट बैंक जो है वो जी सुन पा रहा हूँ। तो अगर इस तरीके से मुसलमान और ये दोनों पार्टियां अगर अलायंस कर ले जाती हैं तो बिल्कुल यूपी से भाजपा बाहर हो जाएगी, इजीली बाहर हो जाएगी। ठीक है, बहुत अहम बात आप कह रही हैं, बहुत एक तरीके से दावे के साथ कह रही हैं, बहुत एक तरीके से उसको कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ आप ये कह रही है। नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार से बाहर करने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए तमाम पार्टियां जो है पुरजोर आजमाइश कर रही है, अलग अलग समीकरण साधे जा रहे हैं। छोटी छोटी पार्टियां जो मिलकर एक साथ इत्तेहाद कर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश करती जा रही है। आप कैसे देखती हैं इसको? हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर देश का विकास करना है, अगर उत्तर प्रदेश का विकास करना है, तो मुसलमान भी जानते हैं कि उनका विकास जो आज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। मोदी जी की जितने भी केंद्र सरकार की स्कीम्स आई हैं, योजनाएं आई हैं, उनमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुसलमानों के लिए कोई योजना नहीं है। वन राशन, वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना मुसलमानों के करीब गंगा किनारे बही थी, यही विकास हुआ है। आपको दस्त क्यों नहीं लगे और आपने बोलना क्यों नहीं शुरू करा? आप मेरी बात नहीं सुनेगी तो कोई बात नहीं, मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप अगर अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा होगा। नेहा जी को इस वक्त अभी मौका दिया गया है, नेहा जी अपनी बात रख रहे हैं। नेहा जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। दूसरी बात कि वन राशन, वन नेशन, वन राशन कार्ड की योजना सबके लिए है। आयुष्मान योजना हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। तीसरा वैक्सीनेशन हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। बेड जब दिया जाता था तो उसका धर्म देख के बेड नहीं दिया जाता था। यहाँ सरकारी अस्पतालों में हिंदू को भी दिया जाता था, मुसलमान को भी उतना दिया जाता था। तो योगी आदित्यनाथ ने जब विधवा पेंशन लगाई तो हिंदू मुसलमान देख के नहीं लगाई थी। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी को बराबर समझा जाता है और प्रधानमंत्री जी ने तभी कहा है कि हमें इस कौम को भी साथ लेके चलना है। आप अपने आप को क्यों बार-बार अल्पसंख्यक और इसका मतलब किसी माँ के 4 बच्चे हो तो चारों को मार दो, वो सही है। हम लोग इसको नहीं मानते चलते, हम अलग करके नहीं चलते। आपकी पार्टी हमको खुद एक्सक्लूड कर देती है। हम लोग नहीं अलग होना चाहते, लेकिन आपकी पार्टी खुद एक्सक्लूड करके दूसरे नजरिए से हमको यूज करती है और देखती है, हमको खुद किनारे लगा देती है। मुसलमानों की लिंचिंग की बात करते हैं, आप में से आज तक कोई नहीं है जिसने हिंदुओं की लिंचिंग की बात की हो। अगर कोई अलग नजरिए से देखे तो मुसलमान को बीजेपी को वोट नहीं देता। आप में से कोई ऐसा मुसलमान है जिसे ताहिर हुसैन को कहा गलत है? और अभी परसों की जो लोनी का केस है उसमें भी साफ पता लगा कि आपसे रंजिश में बुजुर्ग मुसलमान जो है उनकी दाढ़ी भी काटी गई और उनको मारा पीटा गया। बिल्कुल गलत, मैं इसको मानती नहीं हूँ। सुनिए, बागरमो उन्नाव का बागरमो का फैसल का जो कांड था उसमें भी पुलिस नहीं मारा था, वो भी यूपी सत्ता की ही पुलिस थी। ठीक है, ये मामला आप कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। इस मामले को कोर्ट पर छोड़ देते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं कि इसका अगला ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है। मैं नेहा जी से समझना चाह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त वो रियासत के अंदर है, उनकी जो सरकार चल रही है। नेहा जी, मुझे ये समझाइएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब आप वोट के लिए जाएंगे, योगी सरकार के जो नुमाइंदे अगर वोट के लिए जाएंगे आवाम के पास, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या फिर किसी तबके का हो, किसी भी जात मजहब धर्म का हो, उनको जाकर आप क्या पैगाम देंगे कि भाई हमने आपके लिए काम किया है, आप बताएं हमारे नाज़रीन। बिल्कुल, हमने जो विकास किया हम उसी का एजेंडा सामने रखेंगे कि ये विकास है। आप बताओ कि हमने कहा पार्शियलिटी की है कि हिंदू को दिया और आप लोगों को कहीं पीछे रखा है। तो हम विकास के नाम पे ही वोट लेंगे और हमें विकास के नाम पे। ठीक है, आपका जो एजेंडा है वो विकास है, सिर्फ और सिर्फ विकास है, विश्वास है और उसी के ऊपर आपका वोटिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर चलेगी आगे और आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होगा उसमें जय श्री राम का मुद्दा शायद ही नहीं आएगा, ना ही मॉब लिंचिंग का कोई मुद्दा गूंजेगा। मैं उम्मीद करता हूं। हुदा जी, आपसे भी समझना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी का ब्लूप्रिंट क्या है, मेन मुद्दा क्या है, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में इस वक्त उतरने वाले हैं? हम सिर्फ इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, हम बात करते हैं साफ सुथरी राजनीति की।
चाहे लोगों को फ्री शिक्षा प्रोवाइड करना हो, चाहे उनको स्वास्थ्य देखना हो, चाहे बिजली पानी उनको फ्री प्रोवाइड करना हो। जिस तरह से दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है। उसके अलावा महिला सुरक्षा की जो हम दिल्ली में बात करते हैं, जिसमें महिलाओं को फ्री बस राइड मिलती है, वही चीज अब उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति इतनी बुरी है। कंप्लीट करने दीजिए। देखिएगा ये बात सही नहीं होती, एक बार कंप्लीट करने देते हैं जी। आप बगैर ऑक्सीजन के मौतें वाले जो राम मंदिर की अगर आप बात कर ले तो आपने देखा होगा संजय सिंह जी ने कितने खुलासे किए, जिसमें इन्होंने खुद अपने बंदे के फंड मंदिर के चंदा चोरी करी है। तो आप ये अगर ओके ठीक है, आप सुन लेते हैं ओके। पॉलिटिक्स करते हैं, उससे राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी वो लोग तमाम हिंदू लोगों का ट्रस्ट को ये लोग ठेस पहुंचाते हैं। इतने सारे करोड़, ठीक है सुन लेते हैं, मैं आपसे जवाब ले लूंगा फिर। ये लोग मुसलमानों के साथ बुरा करते हैं, इनसे खुद हिंदू लोग नाराज हैं। बीजेपी हिंदू पार्टी से हिंदू मेजॉरिटी से जो आई थी, हिंदू लोग खुद नाराज है। हमारे हिंदू भाई बहन समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उनका विकास नहीं होने वाला। मोदी जी जब कैब एनआरसी के प्रोटेस्ट में कहते हैं कि आप दंगाइयों को कपड़ों से पहचान सकती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका प्रधानमंत्री इतना बड़ा इल्जाम पूरी कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स में लगा रहे हैं। लोगों तक सही पैगाम नहीं पहुंच रहा है। आप लोग इतने पढ़े लिखे हुए लोग हैं, और अगर इस तरह से बात होगी तो मुझे लगता है कि लोगों तक सही पैगाम नहीं पहुंच पाएगा इस डिबेट का। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपने अपनी जो ठीक है, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट आप दोनों से है, प्लीज अपने अपने टर्न पर आप बात रखेंगे तो हो सकता है आप अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखें, अपने पार्टी का ब्लूप्रिंट बताएं। मैंने आपसे भी इल्तिजा की है, इनसे भी इल्तिजा कर रहा हूं कि अपनी अपनी बारी पर आप बोलें। हुदा जी, आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। 1980 में लोकसभा में सिर्फ 10% मुस्लिम्स आए थे, और वो 2014 में वो परसेंटेज 4% हो गई थी, और अब 2019 में तो बिल्कुल हार्डली एनी रिप्रेजेंटेशन था मुस्लिम्स का। अगर बीजेपी कहती है कि हम सबके साथ सबका विकास लेके चलते हैं, तो मुसलमान इतना डरा हुआ क्यों है? उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो जितने तमाम स्लॉटर हाउसेस पे अटैक किया है पिछले इतने अरसे से, आप देख रहे हैं आदित्यनाथ जी की सरकार ने, इसका क्या मतलब है? आप मुसलमानों की लाइफ पे अटैक करते हैं, आप एक बयान नहीं आता, एक मुसलमानों से लॉ हो रही है वो गलत है। उसके अलावा आप मुसलमानों को कहीं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनकी जो भी स्थिति है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो बात है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात सिर्फ आम आदमी पार्टी। मैं आप दोनों को सुनकर ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों की अपनी अपनी मजबूरी होगी अपनी अपनी पार्टी की तरफ से कि अपनी बात को किस पुरजोर तरीके से रखना है, लेकिन शायद आप ये लोग भूल जाते हैं कि दोनों अगर एक एक करके बात रखे जाएंगे तो दोनों की बात सुनी जाएगी। आप दोनों का मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। अजरा मुबीन जी का रुख कर लेता हूं मैं। अजरा मुबीन जी, उत्तर प्रदेश की सियासत से ही रास्ता निकलता है देश की सियासत का, और प्रधानमंत्री की गद्दी पर कौन बैठेगा ये उत्तर प्रदेश की सियासत से ही तय होता है। मैं आपसे समझना चाहूंगा यहाँ पर कि मुसलमानों का कितना अहम रोल रहने वाला है उत्तर प्रदेश की सियासत में, और सबसे अहम बात यह है कि अब तक जितनी भी पार्टी आई है, मैं XYZ सबको इस कैटेगरी के अंदर खड़ा करता हूँ, क्या किसी ने भी मुसलमानों को इस तरीके की तरजीह दी है कि उनकी तरक्की हो, उनका विकास हो? और जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसके बाद से क्या अभी तक कोई तरक्की हो पाई है? क्योंकि मैं जो जितना समझाऊं अभी तक पॉलिटिक्स को समझाऊं जा रहा हूं कि मुसलमानों को एक तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया गया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसको और मुसलमान को तो सिर्फ वोटर ही समझा गया है, ठीक है, उसको बाकी और कोई हक नहीं दिया गया है। और जिसको जरूरत होती है वो मुसलमान के सामने आता है, भाई वोट दे दो, मुसलमान सिंपली उसको वोट भी कर देता है, इनका कोई खैरख्वाह नहीं है। लेकिन अब जैसे लोगों में अवेयरनेस आई है तो अब लोग समझ रहे हैं कि नहीं, हमें भी अपनी एक पार्टी बनानी चाहिए, और कम से कम जिस तरीके से ओवैसी साहब बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो एक मुसलमानों में ये अवेयरनेस देखने को मिल रही है कि उनको ये लगता है कि हमारा भी अपना कोई लीडर होना चाहिए। ठीक है, और जैसे अभी नेहा जी ने ये कहा कि ये विकास की बात करते हैं, ठीक है, आपकी सत्ता है, आप बात करेंगी ही कि हाँ हमने विकास किया है, और अगर विकास किया था तो इतनी जो अभी कोविड पीरियड में यूपी में मौतें हुई, हमारे लखनऊ में जो इतनी मौतें हुई हैं, हिंदू मुसलमान सभी की मौतें हुई हैं, तो वो ऑक्सीजन के बगैर मौतें हो रही थी। तो आपने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाया? और जब ये कोविड पीरियड चल रहा था उस वक्त आप ये कहते हैं कि मुसलमानों के लिए बहुत किया, आप कह रही हैं कि मुसलमानों के लिए बहुत किया, साथ इधर तो जाने लोगों की जा रही हैं, वो पीरियड इतना पेंडेमिक चल रहा था, और उस कंडीशन में आप उठा करके मस्जिद शहीद कर रहे हैं राम सनेही घाट वाली। बताइए, यहाँ पर जिंदगी के लाले लोगों के पड़े हुए थे, आपने एक हॉस्पिटल नहीं मुहैया कराया, लोग सड़कों पर एरिया रगड़ रगड़ के मर गए हैं, और उसके बाद
बाद आपने लाशों को ऐसे ही फेंक दिया कि तैरती हुई चली जा रही है। हजारों की तादाद में लाशें बह रही थी। बैकुंठ धाम क्रिमेटोरियम में आप चले जाइए तो वहाँ पे लाइन लगानी पड़ रही थी, 2-2 दिन की लाइन लगानी पड़ रही थी। किसकी कमी थी? यही था आपका विकास। आपने तो बहुत अच्छा विकास कर दिया। अगर यही आपका विकास है तो शायद 2022 में मुसलमान ही क्या हिंदू भी आपको सिरे से खारिज कर रहा है। और अगर बीजेपी हिंदू ऑन ग्राउंड खाली काम करना पड़ता है, ऑन पेपर नहीं। आप पेपर में कुछ भी करते हैं लेकिन जमीन पे आके देखिए जमीनी काम करना पड़ता है। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद वक्त अब खत्म हो गया है। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी से इजाजत चाहूंगा, लेकिन इस डिबेट को समझने के बाद ये समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यही हालत होने जा रही है, जहां पर मुसलमान का रुख कहां होगा अभी तक ये पता नहीं चल पाएगा। हुदा जी हमारे साथ जुड़ी, आम आदमी पार्टी के लीडर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा जी हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ी थी अजरा मुबीन जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर मुसलमान का रुख क्या होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है और आगे देखना होगा कि मुसलमान का रुख क्या होगा और किसके साथ होगा मुसलमान, किसका होगा विकास, कौन पार्टी के अंदर अपनी सरकार को आगे लेकर जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखते रहिए जी सलाम।